अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ द मोशन एंड द फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि मोशन के बारे में कि मोशन क्या है, तो हम देख सकते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, वहाँ पे हम हर बॉडी को, हर ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी तरीके से जो है वो मोशन में देख रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो कॉन्टीन्यूअल जो है वो किसी ना किसी मोशन में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें किसी भी जो है वो हम मैटर की बात करें, तो हर वो चीज़ जो कि कुछ ना कुछ स्पेस लेती है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखती है, वो मैटर कहलाती है। और मैटर जो है वो किस चीज़ से बने हुए हैं? एटम्स से मिलके बनते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि एटम्स की भी ये प्रॉपर्टी है कि वो हर टाइम वाइब्रेट करते रहते हैं। इसका मतलब है एटम्स भी हर टाइम मोशन में रहते हैं। तो सिंपली अगर एटम मोशन में रहते हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी कॉन्टीन्यूअल मोशन में जो है वो हर टाइम रहती है। सेम इसी तरह एटम्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी हमेशा स्पिन मोशन कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट के इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, वो भी क्या है? मोशन में। जैसे आप जानते हैं कि सन के राउंड अबाउट तमाम प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सेम ऐसे ही अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव करती है। उसके अलावा जो मून है वो अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता है। तो हर चीज़ दुनिया में किसी ना किसी मोशन में जो है वो ज़रूर रहती है। अगर हम बात करें एक न्यू जो है वो कॉन्सेप्ट की, रेस्ट एंड मोशन की, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं अगर मूव नहीं कर रही तो मैं जो हूँ वो अपनी सिचुएशन यानी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से बिल्कुल रेस्ट पे हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा मूव करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो इसका मतलब है मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, तो मैं मोशन में हूँ। ठीक है, तो अगर हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जो है वो कुछ पैसेंजर्स हैं जो कि एक ट्रेन के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंसान चूंकि ये ट्रेन के अंदर स्टेशनरी बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसके फ्रेंड के अकॉर्डिंगली, ए पर्सन के अकॉर्डिंगली, ये जो बी पर्सन होगा वो कहाँ पे है? रेस्ट पे। लेकिन एक सी पर्सन बाहर खड़ा होकर इस ट्रेन को मूव करते हुए जो है वो ऑब्जर्व करे, तो वो कहेगा बिकॉज आपकी ट्रेन मूव कर रही है तो इसके अंदर बैठा हुआ हर जो पैसेंजर है वो भी उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो सिंपली एक सिचुएशन में तो ये वाली बॉडी इसके हिसाब से रेस्ट में है, लेकिन यही बॉडी इसके हिसाब से जो है वो क्या है? मोशन में है। तो इसका मतलब है कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ हमेशा कंपैरिजन में होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बॉडीज़ में मोशन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो उसकी क्या वजह होगी? मोशन को तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि बॉडीज़ में मोशन क्यों प्रोड्यूस होता है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने एक ब्रांच के नाम सुना हुआ है फिज़िक्स की, डेट इज़ नोन एज ए काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या होती है? ब्रांच है फिज़िक्स की ऐसी जिसमें हम बॉडी के मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज़, कि वजह क्या है मोशन प्रोड्यूस होने की। सेम ऐसी एक ब्रांच है डायनामिक्स। इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में भी हम बॉडी ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये बताते हैं कि बॉडी में मोशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वजह है बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस होने की। तो अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में कि हम क्यों चल फिर सकते हैं, तो इसका सिंपली आंसर ये है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट हैं, और ये फ्रिक्शनल फोर्सेस हमें जो है वो चलने में हेल्पफुल होती हैं। सेम इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता है कि एक गाड़ी है वो रोड पे जो है वो मूव कर रही है, ये कार, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों मूव कर रही है, तो अंडरस्टूड आंसर क्या होता है कि जो हमारी रोड होती है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही होती है हमारी गाड़ी के टायर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी मूव करती है। तो सिंपली बात करने का मकसद ये है कि हर किस्म की बॉडी के मोशन के पीछे जो एक छुपी हुई बात है वो क्या होती है? वो होती है फोर्सेस।
कि फोर्सेस ऐसी चीज़ है, फोर्स बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी के अंदर मोशन को जो है वो प्रोड्यूस करवाती है। अगर कोई चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ देखें तो अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, लेकिन अगर आप उसे मूव करवाना चाहते हो तो उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सिंपली क्या पता चला कि अगर हमें बॉडीज़ में मोशन को प्रोड्यूस कराना है तो हमें बॉडीज़ के ऊपर फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है। इस तमाम चीज़ों को अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने 3.1 आर्टिकल में, डैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट कि आप एक बात अज्यूम करें कि ये एक ब्लॉक था जिसका कुछ मास है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, रेस्ट पे, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन है। देन क्या हुआ, हमने इसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि मास ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ठीक है, और अब आपका मास यहाँ पे आ गया और इसको हम इसकी फाइनल पोजीशन का नाम दे देंगे। सिंपली हमने देखा क्या कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, चेंज इन पोजीशन। तो जब भी किसी बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी ने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर लिया, ऐसे ही है। लेकिन डिस्टेंस कवर करने की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस में हम ये कहते हैं कि बॉडी के ऊपर जब यहाँ से यहाँ फोर्स लगी तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जांपल इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 3 मीटर्स के इक्वल, लेकिन हमने इस इंफॉर्मेशन में ये नहीं बताया कि बॉडी ने डिस्टेंस किस तरफ कवर किया है। मतलब डिस्टेंस में सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया, तो ये क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। साथ ही साथ अगर मैं ये कह दूं कि एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगाई, उसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया और अपनी पोजीशन को चेंज किया और उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जांपल उसने ये डिस्टेंस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया। तो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ गए। तो अब जो नई टर्म बनेगी हमारे पास वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करें, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली मीन्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, बॉडी की पोजीशन का चेंज हो जाना। और साथ ही साथ इसमें हम बताते हैं कि बॉडी की पोजीशन जो चेंज हुई है तो उसने कितना जो है वो ट्रैवल किया, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम जो है वो ये बताएं कि पोजीशन चेंज हुई है, पोजीशन चेंज होने से कितनी पोजीशन चेंज हुई है और किस डायरेक्शन में हमारी पोजीशन चेंज हुई है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक बॉडी थी जो कि कुछ इस तरह से मूव कर रही थी ए से बी पॉइंट तक। हम देख सकते हैं कि बॉडी मूव कर रही है। अगर कोई हमसे पूछे कि कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है तो हम सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट्स सपोज 30 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे हमें ये भी नज़र आ रहा है चेंज इन पोजीशन हुई है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। साथ ही साथ अब कोई हमें ये पूछता है कि इस केस के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे बताएंगे। ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि यहाँ चेंज इन पोजीशन हो रही है, यानी चेंज इन पोजीशन हो रही है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो हम इजीली बता सकते हैं लेकिन डायरेक्शन बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का रेफरेंस लेना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए भी हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट शो करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक अपनी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है, ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन थी और ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन सिंपली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हमने शो कराई है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
अगर हम देखें तो सिंपल जो डिस्टेंस था वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था और वो था अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर का, लेकिन जब हमने एक वेक्टर ड्रॉ करके ए से बी की पोजीशन को इंडिकेट किया और साथ ही साथ हमने ये दिखाया कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। मतलब देख सकते हैं ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जबकि ये डिस्टेंस उसके मुकाबले में कम है, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल 20 मीटर्स की है। यानी हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी पता चला, और मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, इस वेक्टर की लेंथ से। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एरो हेड बता रहा है हमारी बॉडी में जो चेंज इन पोजीशन आया है वो किस डायरेक्शन में, तो हम देख सकते हैं कि वो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। तो इसको जो है एक डायग्राम के थ्रू मज़ीद एलैबोरेट करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हम यहाँ पे दिखाते हैं कि एक बॉडी थी जो कि स्टार्ट में ए पोजीशन के ऊपर थी। अब इसका अगर हम जो है वो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम जब भी हम जो है वो प्लेन की बात करें या स्पेस की बात करें तो बॉडीज़ की पोजीशन के लिए जो है वो जानने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। दिस इज़ पोजीशन वेक्टर R1। अब हमने कहा कि बॉडी ने कुछ इस तरह से डिस्टेंस मूव किया और वो कहाँ पे पहुँच गई है, बी पॉइंट पे पहुँच गई है। यानी उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है। फॉर एग्जांपल अगेन ये है 10 मीटर्स के इक्वल डिस्टेंस। लेकिन अगर हमें ये बताना है कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट एरोहेड लाइन ड्रॉ कर देंगे यूं। तो क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया, ठीक है। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि इस एरो की, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो हमें बताएगी मैग्नीट्यूड के बारे में, और इस एरो हेड की जो डायरेक्शन है वो बताएगी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये जो एरो हेड है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसको हम यूँ लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन है, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे कि हम इस फाइनल पोजीशन में से इस इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दें, लाइक इस तरह से OB माइनस OA, ठीक है। तो अब अगर देखें तो OB जो है वो भी हम B पोजीशन की भी जो है वो उसकी पोजीशन को हम एक पोजीशन वेक्टर R2 से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो OB जो है वो यहाँ R2 के इक्वल है जबकि OA यहाँ पे R1 के इक्वल है। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। अब अगर एक और बात हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी का पाथ ऑफ मोशन, यानी वो पाथ जिसके लॉन्ग बॉडी मूव कर रही है वो सेम उसके लॉन्ग नहीं है जिसके लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि अगर बॉडी कर्व में मूव कर रही है तो बॉडी का पाथ ऑफ मोशन जो है वो सेम उस डायरेक्शन में नहीं आ रहा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रही है। लेकिन एक पॉसिबल केस ऐसा होता है लाइक कि यूं ही ले लेते हैं, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था और बॉडी ऐसे मूव करके चली गई, यानी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके चली गई। तो हमने क्या देखा कि A से लेके B तक जो हमारी बॉडी थी उसका पाथ ऑफ मोशन उसकी डिस्प्लेसमेंट के ही बिल्कुल इक्वल आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसके यूनिट्स होते हैं हमारे पास मीटर्स या फिर किलोमीटर्स की फॉर्म में, और डायमेंशन की अगर बात करें तो वो L की फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। तो ये था हमारा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट का।